अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच की तलाश और मैं हूं फरहान रज़ा। नाजरीन, आज प्रोग्राम के इब्तदा में सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि क्वेटा में एक बर्बरियत सामने आई और बेगुनाह निहत्ते पाकिस्तानियों को निशाना बनाया गया। आज इस प्रोग्राम से इस प्लेटफॉर्म से हम इस बात का अयादा करते हैं कि हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं और दहशतगर्दी की जंग जहां तक लड़नी पड़ी और जहां तक जिस हद तक भी जाना पड़े, हर एक पाकिस्तानी इसमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ा है। आज जो भी इस दहशतगर्दी का निशाना बने और जो भी ख़ानदान इसकी जद में आए, जो अफराद इसकी जद में आए, उस एक एक ख़ानदान से हम एक तो ताज़ियत पेश करते हैं और उनको उनके साथ हौसला और हिम्मत बन के उनके साथ खड़े हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस आज बरसरे पैकार हैं और इस दहशतगर्दी की जंग में हर सफ़े अव्वल की नज़र आती हैं। और हमने देखा कि जब भी कोई इस किस्म की कार्रवाई की जाती है, दहशतगर्दों की जानिब से किसी किस्म का ऐसा कदम उठाया जाता है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस हों, पाकिस्तानी हों, हर तबका इसमें सफ़े अव्वल में नज़र आता है। तो आज प्रोग्राम की इब्तदा में सबसे पहले हम इसकी मजम्मत करते हैं और ये दुआ करते हैं कि आने वाले दिनों में इनके मज़मूम जो मकासद है दहशतगर्दी के हवाले से वो नाकाम हों और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो इस जंग में बिलाखिर ज़रूर जीतेंगे और जो उनकी कुर्बानियाँ हैं वो रायगा नहीं जाएंगी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज पावर शो हुआ सवाबी में। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर और अली अमीन गंडापुर समेत हम मादजर जलसागाह पहुँचे और उन्होंने खिताब किया। सवाबी में जलसे से खिताब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि चाहे जान चली जाए लेकिन बानी PTI को हम रिहा करा के दम लेंगे। हालांकि सूरत हाल वहाँ पर उस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग हुई जब वहाँ पर अमेरिकन एक परचम लहराया गया, तो इंतज़ामिया और जो वहाँ पर लोग जो कि अमेरिकन परचम लेकर हाथ में खड़े थे उनके दरमियान काफ़ी गुत्थमुगुत्था वाली सूरत हाल सामने आई। लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में ये जो दावे किए जा रहे हैं ये किस हद तक सच नज़र आते हैं और बानी PTI को रिहा करवा पाते हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ट्रंप की हुकूमत आई है तो कोई नरम गोशा ज़रूर है और मुतद्दिद PTI के रहनुमा जो हैं इस हवाले से दावा करते हुए भी नज़र आते हैं। प्रोग्राम के अगले हिस्से में और आखिरी हिस्से में हम आज थोड़ी सी ये भी बात करेंगे कि कल इंडियन बोर्ड ने बाकायदा तौर पर ICC को आगाह कर दिया है कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। क्या पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाएगा या नहीं? गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं JUIF के सीनियर रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। और नून लीग से उज़्मा कारदार साहिबा और हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान PMLN से इनका ताल्लुक़ है, और बैरिस्टर अली ताहिर सीनियर कानूनदान भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब से करेंगे। मुफ्ती साहब, आज सवाबी में भरपूर कोशिश की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और पावर शो करने की इंतज़ामिया की जानिब से ज़ाहिर है वही जो रुकावट खड़ी करने की कोशिश की जाती है की गई, लेकिन बड़े बड़े दावे सामने आए और बड़े बड़े वहाँ पर जो लीडरान मौजूद थे उन्होंने बयानात दिए कि कुछ भी हो जाए बानी PTI को रिहा करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपकी एक डेलीगेशन की बातें हो रही हैं कि इमरान खान साहब से बानी PTI से जेल में मुलाकात होगी, तो इस हवाले से क्या अपडेट है कि कब तक ये मुलाकात मुतवक्के है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपोजिशन में हैं। 26वें आईनी तरमीम से पहले भी हम अपोजिशन में थे जी, और 26वें आईनी तरमीम के बाद भी हम अपोजिशन में हैं। तो चूंकि PTI भी अपोजिशन में है तो हमें एक दूसरे से मिलकर चलना होगा मुख्तलिफ उमूर में। सही। गो अभी ये तो तय नहीं हुआ कि हम तहरीक साथ चलाएंगे, लेकिन चूंकि अंदर असेंबली का बिजनेस होता है तो उसमें केस टू केस एक दूसरे को एतमाद में लेना पड़ता है। तो इसलिए उनके बहुत सारे डेलीगेशन मौलाना साहब से मिले हैं, मौलाना फजल साहब से। तो इंशाअल्लाह ये डेलीगेशन का तबादला तो होता रहेगा और हम किस तरह इस हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं
तो ये हम दोनों जमातों का मुश्तरका मौजू है। तो उम्मीद है कि आइंदा दिनों के अंदर सही, और ज्यादा कुर्बत हो जाएगी। ठीक है। यानी आपकी स्ट्रेटेजी ये बनने जा रही है कि आप अपोजिशन का हिस्सा हैं और आने वाले वक्तों में हम देख सकते हैं कि आप हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं बाकी जो जमातें हैं उनके साथ मिलकर। जी इंशाअल्लाह हमारी राय है, हम हुकूमत के मुखालिफ हैं। जी, जितनी जल्द हम हुकूमत को घर भेज जाएं तो ये हमारी कामयाबी होगी। सही। अच्छा, हमारे साथ उज़मा कारदार साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा है। उज़मा साहिबा, ये बताइए कि अपोजिशन की जमातें अगर आपस में मिल जाती हैं, आज पीटीआई का आपने देखा कि एक भरपूर पावर शो करने की कोशिश की गई स्वाबी में और तकरीबन उनकी तमाम क़यादत वहाँ पर मौजूद थी, और अभी मुफ्ती साहब भी ये बात कर रहे हैं कि ज़ाहिर है ये बात भी मंजर आम पर आ चुकी है कि बानी पीटीआई से भी इनकी मुलाकात होने जा रही है, इस हवाले से भी। तो अगर ये जमातें मिल जाती हैं तो अपोजिशन आपस में मिल के, इनका कहना है कि हुकूमत को टफ टाइम देने जा रहे हैं, तो इस हवाले से कोई स्ट्रेटजी आपने भी तैयार की हुई है या नहीं अभी तक? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, हम तो जमहूरी सोच रखने वाली पार्टीज हैं और जितनी भी पार्टीज हमारे साथ बैठी हुई हैं पार्लियामेंट में, हम उनकी इज्जत करते हैं और हम चाहते हैं कि हम इकट्ठे मिल के पाकिस्तान को आगे लेके बढ़ें और उसकी मईशत के जो इतने बड़े चैलेंजेस हमारे सामने हैं जी, और जो पब्लिक इश्यूज हैं उस पर इकट्ठे एक टेबल पे बैठ के तो उन मसाइल का हल ढूंढें। ये इनकी जो अगर ये चाहते हैं एहतजाजी सियासत, और अगर ये ऑपोजिशन में बैठ के तो अपना कोई अगर फाल समझते हैं कि किरदार सड़कों पे निकल के कोई इनका हो सकता है, तो बड़े शौक से फिर करें, क्योंकि ये इनका एक जमहूरी राइट है। और पीटीआई का तो आपने देख लिया है, उनका तो हाल ये है कि कोई तकरीबन 200 दफा तो वो अनाउंस कर चुके हैं कि हम मुल्क गिर एहतजाज करने जा रहे हैं। और वो मुल्क गिर एहतजाज ऐसा होता है कि वो गंडापुर साहब लेके आते हैं बेचारे कारकुनों को और बेयारो मददगार छोड़ के वो छलांगे मारते हुए 12 जिलों से सही, गायब हो जाते हैं। बाकी उनकी लीडरशिप जो है वो भी कहीं देखने को नहीं मिलती है। वो सारे ये कह के गायब हो जाते हैं कि हमारी जान को खतरा है, और कारकुन बेचारे जो हैं वो मरने के लिए रह जाते हैं वहां पे। तो अब ये इनका हाल है, ये इनकी तंजीम है। ग्राउंड पे जीरो इनकी प्रेजेंस है। आपने लाहौर का देखा जलसा, टोटल फ्लॉप हो गया। कोई इनका कोई तंजीम तो है नहीं इनकी। अब कोई इनमें से जितने लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं उनकी सबकी आपको पता है मौजें लगी हुई हैं, तनख्वाहें भी लगी हुई हैं। अब तो मैं देख रही थी कि चेयरमैन के स्टैंडिंग कमेटी के काफी सारे चेयरमैन भी बन रहे हैं, गाड़ियां ये वो आगे पीछे। तो उनका तो बिल्कुल दिल नहीं है ना कि बानी साहब जो है निकले, क्योंकि अगर उनका कोई दिल होता तो फिर मेरे ख्याल में स्ट्रेटजी बेस्ट तो यही थी कि आपकी बहुत बड़ी तादाद है नेशनल असेंबली में, बाकी प्रोविंसेस में, तो आप कह देते कि जी ये मैंडेट जाली है तो हम इसको नहीं मानते, तो हम रिजाइन करते हैं। तो या तो फिर आप रिजाइन कर दें और फिर आप कहें कि जी हम सही तौर पे अब एहतजाज कर रहे हैं। जब आपने वही बैठना है, आपने वही सारी मुराद भी लेनी है, आपने सारी हर चीज में शामिल भी होना है, तो फिर आप मेहरबानी करके आराम से एक ऑपोजिशन का किरदार अदा करें और इकट्ठे बैठ के कोई मुस्बत एक जो है वो एक कार्रवाई आप अमल में लेके आए। हमारा तो इनको यही मशवरा है, बाकी इनकी मर्जी है, जो मर्जी ये करें। जमहूरियत में हर एक को हक होता है, एज लॉन्ग एज आप किसी सही, और की किसी और की आजादी में और उनकी जिंदगी में खलल ना डालें, उनको डिस्टर्ब ना करें। अपने आपकी मर्जी है, जितनी मर्जी है आप ठीक है। एहतजाजी जी, सियासत कर लें। उस्मा साहब, आपका पॉइंट आ गया है। राजा अजहर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सदर कराची डिवीजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा अजहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ा अहम नुक्ता उठाया उस्मा कारदार साहिबा ने। उन्होंने कहा कि आपकी जो क़यादत है बेसिकली वो चाह नहीं रही कि बानी तहरीक इंसाफ जो है वो बाहर आए, क्योंकि मराद भी आप ले रहे हैं और उसके अलावा जो है वो बेयारो मददगार अपने कारकुनों को छोड़ दिया जाता है और अली अमीन गंडापुर जो हैं वो अचानक से गायब हो जाते हैं। तो ये सारे सवालिया निशान तो हैं, क्या कहेंगे इस पर? जी बहुत शुक्रिया जी। मैं अपने आज की जो हमारे मेहमान हैं इनको पहले मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मा किरदार बहन जो हैं वो
आज जिनके बारे में बात कर रही हैं, कल इन्हीं के साथ बैठ के इन्हीं को डिफेंड कर रही थी। मुझे तो समझ में नहीं आती कि बंदा एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाने के बाद उस क़यादत के खिलाफ क्यों हो जाता है, जिस क़यादत के की वजह से आपको मेहरबानी करके देखें, मेरी बात सुने। मैं जिस मर्जी पार्टी में जाऊं वो मेरी सवाब है, आप उस पर कमेंट ना करें, आप थोड़ा सा कमेंट ना करें। मैं बिल्कुल कमेंट करूंगा। उस्मा साहिबा इनका पॉइंट आने दीजिए, उस्मा साहिबा इनका पॉइंट आने दीजिए। मेहरबानी करके, ठीक है, आप अपनी बारी में बोल लीजिएगा मेरी प्यारी बहन। आपसे जो सवाल मुझे आपका भी बहुत अच्छे तरीके से पता है, थोड़ा सा हौसला रखें प्लीज। आप एक सियासी वर्कर हैं, थोड़ा सा हौसला रखें। मैं मरियम नवाज हूँ कि मैं आपके साथ हाथ नहीं मिला रहा, इस्लाम का जवाब नहीं दे रहा, थोड़ा सा हौसला रखें। जहाँ तक इन्होंने बात की है, मेरी जात पे अगर आप हमला करेंगे तो फिर मैं आपकी जात पे नहीं करूंगी। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मैं आपकी जात पे बात करूं। आप माशाल्लाह बहुत अच्छी वर्कर है। मैंने तो ये बात की है कि माशाल्लाह कल जिस पार्टी में आपको इज्जत मिली, उस पार्टी के खिलाफ आज कैसे बयान दे रही है? ये आपकी जात नहीं है, ये आपकी जात नहीं है, प्लीज। और बानी साहब ने दिए, वो पूरी दुनिया आपकी जात नहीं। मैंने कहा ना मैं मरियम नवाज नहीं हूँ, मैं मरियम नवाज नहीं हूँ कि मैं आपके साथ हाथ ही मिला रहा तो आपको बुरा लग रहा है। मैंने तो आपको पहले सलाम किया है कि उन्होंने क्या सोच के और क्या समझ के एक नजरियाती कारकुन को पार्टी से बाहर फेंका था। जरा उनसे जवाब दें। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, 9 मई के बाद जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी वो 9 मई में मुलविस नहीं है, और जिन लोगों ने पार्टी नहीं छोड़ी वो 9 मई में मुलविस हो गए। ये बड़ा आम नुक्ता है उस्मा साहिबा, ये बड़ा आम नुक्ता है। दूध के धुले हुए हो गए सारे। अरे भाई मैंने तो पीटीआई छोड़ दी थी 2000 ये मेरे ख्याल में 20 की बात, और मैंने क्या छोड़ी थी, मुझे तो पार्टी से निकाल दिया था बानी साहब ने। वो तो मुर्शिद साहिबा को पसंद ही नहीं था कि कोई नजरियाती कारकुन जो है वो नजदीक भी फटके गई, तो वो ठीक है, वो उनकी मर्जी थी। उसके बाद तो मैं फ्री थी। मैं तो अब नजरियाती कारकुन पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में नहीं जाता। करनी है नजरियाती कारकुन घर पे बैठ जाता है, अपनी जंग लड़ता है। नजरियाती कारकुन वो होता है जो अपनी पार्टी में रह के डिफेंड करता है, अपनी फाइट लड़ता है। अच्छा तो तब करेंगे ना। अच्छा राजा साहब को बात करने दीजिए, इनका पॉइंट आने दीजिए। उस्मा साहिबा राजा साहब को बात करने दीजिए, आपसे फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू दोबारा ले लेंगे। राजा साहब को बात मुकम्मल करने दीजिए। तब करते हैं ना। असल में उस्मा बहन ने हमेशा ये सोचा कि मैं शोर शराबा कर लूंगी तो मैं जो है जीत जाऊंगी। और भाई ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिपाही है, थोड़ा सा हौसला रखे, थोड़ा सा हौसला रखे मेरी बहन, थोड़ा सा हौसला रखे। मुझसे सवाल जो किए मैं उनका जवाब दे दूं। आप मेरी जात पे बिल्कुल बात ना करें, आपको कोई हक नहीं, जात पे बिल्कुल बात नहीं होगी, जात पे बिल्कुल बात नहीं होगी। जनरल बात करें। राजा साहब आप भी। सर नून लीग में जब से किए ना इनका ये हाल हो गया, उनका कसूर नहीं है। आपने मुझसे सवाल किया है कि हमारी क्या आदत। राजा साहब भी, आप भी। मैं जिस मर्जी पार्टी में जाऊं, आप कौन होते हैं कमेंट करने वाले? मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर हूं। आपने मेरी पार्टी को नुकसान आपने पहुंचाया, जैसे लोगों ने, आप लोगों ने अपने फायदे लेके उसके बाद आपने पार्टी छोड़ दी। जो मेरी बहन में मैंने आपको बहन बोला है, बस करें जी। मुझे कमेंट करने दें। फ्री केसेस बानी के किए थे, उन सारों को लतीफ खोसा कौन है? वो वही है ना जिन्होंने अब ये सलमान पार्टी का मौजूद। अच्छा इस मौजू पे उस्मा साहिबा, इस मौजू पे हम फिर प्रोग्राम कर लेंगे। अभी सवाल का जवाब आने दीजिए, सवाल का जवाब आने दीजिए। टाइम हमारा मुख्तसर है, टाइम मुख्तसर है। जी राजा साहब। पानी कायद की विजन के ऊपर जो है वो अमल पैरा है। पानी कायद ने हमें खुद इन चीजों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, खदशात थे, लेकिन जब आपने फसाइयत और उनकी जो मुलाकातें पे पाबंदी लगाई थी, उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अली अमीन गंडापुर हो, बैरिस्टर गौर हो, उमर अयूब हो, पार्टी पॉलिसी के मुताबिक हम सब चीजें जो है वो रन कर रहे हैं। चाहे वो सूबे सिंध की क़यादत हो, पंजाब की हो, बलूचिस्तान की हो, फसाइयत तो देखिए हर जगह पर है। क्या नून लीग ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ कल बातें नहीं की थी? क्या पीपल्स पार्टी ने नून लीग के गिरबान पकड़ने की बातें नहीं की थी? आज ये दोनों इकट्ठे हैं। इन्होंने हमेशा बेवकूफ बनाया अवाम को, लेकिन अवाम बेवकूफ अब नहीं है। राजा साहब ये भी तो, राजा साहब आपकी पार्टी और JUIF के मामलात भी अवाम के सामने हैं, वो भी ढके छुपे नहीं है। सियासत में तो सब कुछ जायज है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में तो सब कुछ जायज है। देखिए हम अपने नजरियात के ऊपर खड़े हैं, हमने आईनी तरमीम के ऊपर बातचीत की है,
हमने उनसे ये नहीं कहा कि सर हम मुलाकातें भी होने जा रही हैं, आपको पता है मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुलाकातें भी होने जा रही हैं बानी पीटीआई से। देखिए, मुलाकात करना जुर्म नहीं है। हमने ये तो नहीं कहा कि गिरबान पकड़ेंगे मौलाना फजल रहमान के साथ ये करेंगे, नाउजुबिल्ला। हमने ये तो नहीं कहा था कि मैं गिरबान पकड़ के रोडों पे घसीटूंगा। हमने तो ये बात नहीं की। सियासी डायलॉग होने चाहिए, नून लीग के साथ भी होने चाहिए, पीपल्स पार्टी के साथ भी होने चाहिए, लेकिन इनके अंदर कोई ऐसा ईमानदार नहीं है जिनके साथ डायलॉग कर सके। इनके लोग, मुझे बताएं मियां नवाज शरीफ का क्या कसूर था? क्यों नहीं वज़ीर आज़म बने वो? क्यों उनको पीछे किया गया है? शहबाज शरीफ के अंदर क्या क्वालिटी है? बाकी लोगों के अंदर क्या अच्छा, क्वालिटी क्या है? क्या वजूहत है, क्या क्या वजह है नवाज शरीफ साहब को क्यों नहीं वजीर आजम बनाया गया राजा साहब? ये आपको भी पता है? नहीं बता दिए, उस्मा साहिबा उनकी पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद हैं, तो जरा आसानी कर दीजिए। देखें, जो एस्टेब्लिशमेंट का यार है, पहले जरा इनसे पूछे कि इन्होंने पूरी पार्टी को छोड़ के बैरिस्टर गौहर जो 2 साल पहले जो थे वो पीपल्स पार्टी पे थे, उनको इन्होंने चेयरमैन कैसे बना दिया? पहले इस बात का तो जवाब दे दे मुझे। हमारी पार्टी है, हमारे कायद की मर्जी। अच्छा, आपको क्या प्रॉब्लम है? फिर एक और बात, पार्टी छोड़ के इन्होंने बुज़दार को चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाया था। बुज़दार वो शख्स था जिसको आपको स्कीमें नहीं दी, आपको फंड नहीं दिए। बुज़दार ने आपके साथ क्या किया मुझे ये भी तो बताएं मेरी प्यारी बहन। अच्छा, उस्मा कारदार साहिबा थोड़ी जज्बाती हो रही हैं, थोड़ा सा वक्फा लीजिए राजा साहब। हम बैरिस्टर अली ताहिर सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं, फिर दोबारा से आपका नुक्ता नजर लेते हैं। उस्मा साहिबा दोबारा से आपका नुक्ता नजर लेते हैं। बैरिस्टर अली ताहिर सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, हमें भी बोलना आता है। जी राजा साहब, बारी बारी में बोले, आप जवाब देना। बुज़दार कहां से आया था? जवाब। उस्मा साहिबा आपका पॉइंट ऑफ व्यू दोबारा से लेते हैं, दूसरे मेहमानों को भी मौका दीजिए। अच्छा, बैरिस्टर अली ताहिर साहब, ये बताइए कि अब कानूनी हवाले से थोड़ा सा हाईलाइट करें कि हमने देखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ और उसमें मुख्तलिफ बेंचेस बनाए गए, आईनी तरमीम के हवाले से भी बातचीत की गई। तो क्या जुडिशरी को आप किस तरफ जाता देख रहे हैं कि क्या जो एक नज़र आ रहा था माजी में कि जुडिशरी भी 2 हिस्सों में बटी हुई नज़र आ रही है, अब इस वक्त नए चीफ जस्टिस आने के बाद और ये सारे बेंचेस बनने के बाद सूरत हाल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। मुझे थोड़ा सा शुबा ये हो रहा था कि शायद आप हमें भूल गए हैं। शायद नहीं, आपको सर हम नहीं भूले, लेकिन हमारे मेहमान जज्बाती हो गए थे। जी देखिए, आज मैं समझता हूँ कि एक बड़ा मुताद होकर बात करूंगा, चूंकि जाहिर है सुप्रीम कोर्ट है और आला तरीन अदलिया के जजेस हैं, तो ये मेरा अपना इदारा है और जो भी चीफ जस्टिस होंगे वो मेरे सिपा सलाहकार होंगे, तो मुझे जाहिर है एक मुताद रवैये के साथ बात करनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो जुडिशरी से सिग्नल्स आ रहे हैं वो बहुत मिक्स्ड हैं। ऑन दी वन हैंड हमें कुछ पता नहीं है अभी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर 2 कंप्लेंट्स ऐसी हैं जिनके अंदर मैं खुद काउंसिल हूँ, मैं खुद वकील हूँ और मुझे ये नहीं पता इस वक्त कि क्या मेरी कंप्लेंट्स टेकअप हुई, क्या वो डिसमिस हुई, क्या वो एडजर्न हुई। मैं मंडे को रजिस्ट्रार को एक खत लिख के ये जरूर पूछ रहा हूँ। उनमें से एक जो कंप्लेंट है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स के खिलाफ है और वो बड़ी स्ट्रॉन्ग कंप्लेंट है, चूँकि बारहा उन्होंने जो अदली है उनके फैसलों की तौहीन की, उनको मानने से इनकार किया और जिस तरह फॉर्म 47 बनाए, जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए, यानी कोई स्कूल का बच्चा भी उससे अच्छा डॉक्यूमेंट बना सकता है जिस तरह के जाली डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बनाए, तो वो क्लियर कट केस है। अब ये देखना पड़ेगा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में क्या हुआ। मैं आर्टिकल 19A के तहत एक दरखास्त जो है वो मंडे को इसमें दायर भी कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक और बड़ा अहम एक और नुकता, हमने देखा कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भी मुतअद्दिद दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में भी दायर कर दी गई हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर। तो आईनी तरीके से, क्योंकि कहा तो यही जाता और ये फैक्ट भी है कि पार्लियामान जो है वो सुप्रीम है, तो क्या कानूनी नुक्ते नजर से जी ये बिल्कुल फैक्ट नहीं है, लेकिन मैं इसी तरफ आ रहा था जी कि मामला ये है कि वो जो 26वीं तरमीम का केस है वो तो पॉज लिस्ट में नहीं आया। अलबत्ता मैं यहाँ पे सिंध बार काउंसिल के कुछ मेंबर्स हैं जिन्होंने सिंध हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की हुई है जी, जो 13 या 14 तारीख को लगनी है, जिसमें नोटिस सिंध हाई कोर्ट ने ऑलरेडी कर दी है, जवाब मांग ली है फेडरेशन से इलीगैलिटी के ऊपर 26वीं आईनी तरमीम के। तो मैं समझता हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बट रादर आई कॉल इट एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट,
किसी सूरत आप ये नहीं कह सकते कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। सुप्रीम जो है वो हमारे आइन के मुताबिक अल्लाह ताला की जात है, और अल्लाह ताला की जात के बाद वो आइन है जिसको हमने अडॉप्ट किया है। तो सर उस आइन आइन को के बेसिस आइन को बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, तशरीह करना उनका काम है, लेकिन आइन को बनाना तो पार्लियामेंट का काम है ना। पार्लियामेंट का काम भी नहीं, आइन नहीं 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 नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग। कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी जो है वो 150 साल से बहुत आगे आ गई है। मुझे नहीं पता ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर्स हैं जो ये बातें करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पार्लियामेंट का काम है। नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि पार्लियामेंट अगर कोई ऐसा कानून बनाए जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो तो वो वॉइड होगा। वो नहीं, तो आप ये कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो ऐसा आइन नहीं बन सकता, लेकिन जो भी उसकी शक्ल हो या जैसे भी हो, वो काम तो जो है वो मुकन्ना का है ना, मुकन्ना वो काम करेगी। नहीं नहीं नहीं, देखिए यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप मुझे थोड़ा सा मौका देंगे तो जी जी, शायद मैं पॉइंट अपना क्रॉस कर सकूं। देखिए, इस वक्त जो डोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की थ्योरी है जो इंडिया में मौजूद है, श्रीलंका में मौजूद है, बांग्लादेश में मौजूद है, दुनिया के हर मुल्क के अंदर इस वक्त उस थ्योरी को माना जाता है, उसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहा जाता है। उस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के तहत आइन का एक बुनियादी ढांचा है, उस बुनियादी ढांचे को नहीं छेड़ा जा सकता। लेजिस्लेचर बिल्कुल अपने जो कवानीन बनाना चाहती है वो बनाए, लेकिन अगर वो कानून किसी भी तरह से आइन के खिलाफ होगा या अगर वो कोई आइनी तरमीम करते हैं वो बुनियादी ढांचे के खिलाफ होगी तो उसको सेट असाइड करना ठीक है। अच्छा, तो आप समझते हैं कि जो इस अमेंडमेंट के खिलाफ, जी अच्छा बैरिस्टर साहब मुख्तसर, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, टाइम कम है, मुख्तसर ये बताइए कि आप सवाल का जवाब दे लूं क्योंकि आपको वरना बात समझ नहीं आएगी। मुझे दो मिनट दे दीजिए, मैं बस बात अपनी कंप्लीट कर लेता हूं। देखिए, उसकी 4 बुनियादी वजूहात हैं। पॉइंट नंबर 1 ये है कि पावर ऑफ अमेंडमेंट है, पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम ना पार्लियामेंट है, ना सुप्रीम कोर्ट है, ना एग्जीक्यूटिव है। नंबर 3 पॉइंट ये है कि जिनके पास लेजिस्लेटिव पावर है, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट पावर 73 की असेंबली के पास थी। और आखिरी और चौथी बात यह है कि फंडामेंटल राइट्स को डिस्प्लेस नहीं किया जा सकता, और एक्सेस टू जस्टिस एक फंडामेंटल राइट है जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ बिल्कुल स्टिक टुगेदर करता है। उसके साथ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट आ गया आपका। तो अब आप ये समझते हैं कि ये 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अगर प्रोसीडिंग्स आगे जाती हैं तो ये इस पे कुछ ना कुछ रद्दोबदल या इस 26वीं आईनी तरमीम को रोका जा सकता है, ये कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए, अगर तो आपने इस मुल्क को चलाना है और आइन और कानून के मुताबिक चलाना है, इसको एक बनाना रिपब्लिक नहीं बनाना, तो ये 26वीं तरमीम को रोल बैक होना पड़ेगा। और रोल बैक होना पड़ेगा, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया बैरिस्टर साहब। अच्छा उस्मा कारदान साहिबा, आपकी तरफ क्योंकि सवालात तो जाहिर है बहुत हैं, 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से सवालात तो बहुत हैं। एक तो कानूनी अभी नुक्ते नजर से बड़ा डीपली बैरिस्टर साहब ने बताया, लेकिन साथ ही जो आपकी अपोजिशन जमातें हैं उनको भी बड़े इल्जामात हैं आपकी जमात पर, सवालात हैं। तो ये सारा मैटर इस वक्त चल रहा है और मुल्की हालात भी आपके सामने है, आपकी सीनियर क़यादत जो है वो मुल्क से बाहर बैठी हुई है। क्या खिचड़ी बन रही है, क्या कुछ होने जा रहा है कि आपकी क़यादत पाकिस्तान में मौजूद भी नहीं है इस वक्त? एक तो जो आपके सो कॉल्ड कानूनी माहिर हैं, ये पता नहीं कौन से कानून को कोट कर रहे हैं बैठे, इनको जरा बोले, जरा एक तो आइन जाके पढ़ ले, ऊपर से ये हमें भाषण दे रहे हैं कि अल्लाह सुप्रीम है। तो जाहिर है अल्लाह ताला तो सुप्रीम है, ये कौन इसको डिस्प्यूट कर रहा है? तो ये तो हमें ना, ये हमें इस तरह के इस्लाम पे लेक्चर देने की कोशिश ना करें। और ये मतलब है कि ये जो बातें कर रहे हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कोई अकले कुल हैं और इनसे कोई ज्यादा अक्लमंद है नहीं। तो भाई साहब, तो जिस जहां पे आपने अपने डाले हुए केस, तो वो सारी जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल और जो वो तो सारे बन के आए हैं ना, उसी 26वीं तरमीम के बाद ही बन के आए हैं ना सारे। तो फिर आप उनको कह दें जी मैं तो मानता ही नहीं हूँ, फिर आप उसको क्यों मान रहे हैं? क्यों उनके पास जा रहे हैं? आप ना जाए, उनको भी रद्द कर दे। इनको मेरे ख्याल में ये जरा बता दें कि जो 26वीं आईनी तरमीम है ये 2/3 मेजॉरिटी ने पास की है पार्लियामेंट की, और ये आपका आइन कहता है कि आपके पास 2/3 होगी तो कोई भी आप आईनी तरमीम आप पास कर सकते हैं। सही। तो ये ऐन आईनी और कानूनी तरमीम है और इसको सब ने मुश्तरका जो है वो पास किया है, जिसके मुताबिक अब आपकी चीफ जस्टिस की भी सिलेक्शन हुई है और आपका सारा जो अब बाकी जुडिशरी में जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं वो भी अब उसके मुताबिक आएंगे। और सुप्रीम कोर्ट को
अगर हक हासिल है तो तशरीह का है, उनको कानून को रीराइट करने का नहीं है। या उनको ये बिल्कुल हक नहीं पहुंचता कि अगर पार्लियामेंट में जो अवाम का मैंडेट लेके इस वक्त आए हुए हैं, ये देखे ना आपके माहिर कानून, ये मुझे लगता है कोई पीटीआई के लॉयर है, ये पहले इन्होंने इलेक्शन कमीशन, इसका जवाब तो बैरिस्टर साहब दे सकते हैं कि बैरिस्टर साहब आप पीटीआई के लॉयर हैं, के भी खिलाफ डाले हुए, तो इसका मतलब है कि ये इनका भी जो है ना कोई अपना खास एजेंडा है जिसके मुताबिक ये इस वक्त चल रहे हैं। कोई बात नहीं, इनको चलने दें, इनको शौक पूरा करने दें, ठीक है। चले इस पे देखते हैं कि इनकी ये ख्वाहिश पूरी होती है कि नहीं है, क्योंकि 26वीं जो आईनी तरमीम है वो ऐन आइन के मुताबिक हुई है और 2/3 मेजॉरिटी ने पार्लियामेंट में और अपर हाउस में उसको पास किया है। ठीक है उस्मा साहिबा, आपका पॉइंट आ गया, आपको पॉइंट आ गया। रुक करते हैं राजा अजहर साहब का। राजा अजहर साहब वेट कर रहे हैं, जरा उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। राजा साहब ये बताइए कि जाहिर है 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामान ने जो है वो 2/3 मेजॉरिटी करके 26वीं आईनी तरमीम को पास की है, और सवालात तो इस पे जाहिर है बहुत से हैं और आपको भी इस पे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, तो इस पे आपकी पार्टी का मौक़िफ़ तो सबके सामने है, लेकिन अब आगे क्या होने जा रहा है इस हवाले से जरा बताइए, क्योंकि उस्मा साहिबा ने तो बड़ी सख्त जो है वो स्टांस लिया है इस पर। जी बहुत अच्छी बात है जी, सख्त स्टांस लेना चाहिए। ये अपने दिल पे हाथ रख के जरा हल्फन बताएं ना, ये जो तरमीम हुई है ये बहुत सच्ची है ना, माशाल्लाह मेरी बड़ी बहन है, मेरी आपा है, मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये हल्फन बताएं कि सियासत के अंदर झूठ के अलावा तो मेरे ख्याल में सियासत चलती नहीं, हमारे जो पाकिस्तान का वतीरा रहा है। ये इस बार जो तरमीम हुई है, क्या हमारे लोगों को अबडक्ट नहीं किया गया था? क्या इस पंजाब पुलिस ने पंजाब के अंदर हमारे लोगों की फस्तैयत नहीं की थी? क्या हमारी इस बहन ने एक सियासी वर्कर की हैसियत से आवाज उठाई? क्या हमारे एमएनएज और हमारे जितने पार्लियामेंटेरियन थे, चाहे वो केपीके में थे चाहे वो पंजाब में थे, क्या उनके साथ फस्तैयत नहीं की गई? मतलब ये कैसी तरमीम है, ये कैसे आयन पे तरमीम? देखिए तरमीम होनी चाहिए, ऑपोजिशन को भी इत्तेमाद में लेना चाहिए, हुकूमती लोगों को तो ऑलरेडी वो होते हैं, इत्तेमाद में लेके तरमीम करें ताकि पूरा पाकिस्तान देखे। या तो करोड़ों रुपए, मुझे बताइए कौन सी तरमीम है, रात के 2-2 बजे तक आप लोगों ने अपने इत्यादियों को वो असेंबली के अंदर बिठा के रखा कि जी आइन आ रहा है, आइन आ रहा है, उधर से मौलाना फजल रहमान के पास जाते हैं रात के 2-2 बजे तक, जब आप इतने माशाल्लाह पावरफुल थे। ये मेरी बहन ने ये बात तो नहीं की शहबाज शरीफ ने इस मुल्क का 1100 अरब रुपया माफ करवाया, उसके लिए तरमीम की गई, उसके लिए असेंबली के अंदर निगरान सेटअप के अंदर सिस्टम लाया गया, मेरी इस बहन ने तो आवाज नहीं उठाई। आप करें तरमीम, हुकूमतों का काम है, लेकिन वो मुल्क की बेहतरी के लिए हो, अपने फवायद अपने मकासद के लिए नहीं, या किसी एक बंदे को फैसिलिटेट करने के लिए नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे कानून बनाने चाहिए और उसमें इम्प्लीमेंट होना चाहिए। आपका दिल कल चाहेगा, आप उठेंगे, लोगों के ऊपर जो है ना फसाई शुरू कर देंगे, बोलेंगे इस पे कानून लिया, हम जिसके घर में मर्जी रेड कर दें। ये कैसे कानून किए जा रहे हैं? अच्छा अगर कोई इनके खिलाफ बात कर दे, ये फौरन क्या देते हैं जी, ये पता नहीं कौन से लॉयर हैं, ये पता नहीं अकले कुल है। अकले कुल कोई भी नहीं मेरी बहन, हम सब जो है वो इंसान है, अशरफुल मखलूकात हैं, गलतियां इंसानों से होती हैं, लेकिन ये तरमीम अगर प्यार मोहब्बत से बैठ के, क्या फर्क पड़ता था अगर आप अडयाला जेल में खान साहब की मुलाकात करवा देते अपने कानून, हमारे जो हमारे कानून थे, बैठ के 2 दिन डायलॉग हो जाते ना, इतनी जल्दी आपकी पार्टी की आला क़यादत की मुलाकात तो करवाई गई, राजा साहब वो गए थे, मुलाकात करके मुशावरत करके आए थे। सर मुझे बताएं 3 घंटे की मुलाकात के अंदर भी लेकिन आपके में ये आया कि वहां पे उन्हें ये झाड़ पिला दी गई खान साहब की तरफ से कि भाई मेरी रिहाई के लिए कुछ नहीं कर रहे, और डांट वांट सुन के वापस आ गए। खबरें तो ऐसी सामने आई हैं। सर मैं एक चीज वाज़ेह कर दूं जी, खान साहब अपनी रिहाई के लिए कभी भी किसी को नहीं कहेंगे। ये मीडिया की बातें होंगी, ये जेल के अंदर की बातें होंगी, वो शख्स मुल्क के लिए लड़ता है, वो अपनी जात के लिए नहीं लड़ता। ये मैं आपको अपने मतलब मैं अपने ईमान का ऐसा भी अगर बनाना चाहूं मैं बना सकता हूं। खान साहब ने अपनी जात की, मेरी बहन भी इस बात की गवाही देंगी, अपनी जात का खान ने कभी बात नहीं की होगी। बात अगर की होगी तो इस मुल्क की होगी। इस मुल्क के कानून का मसला था ना सर, तरमीम का मसला था, आप एक दिन और आगे ले जाते। सर मुझे बताएं रात के 2 बजे कौन सा कानून होता है सर? चले उस्मा साहिबा से पूछते हैं, उस्मा साहिबा से पूछते हैं। उस्मा साहिबा एक तो ये बताइए कि ये खबरें चूंकि मंजर आम पे थी कि जब आला क़यादत गई पीटीआई की, बानी पीटीआई से मिलने के लिए, तो अच्छी खासी झाड़ पिलाई, ये खबरें मंजर आम पे थी, आपके भी नॉलेज में है, और मुलाकात तो करवाई गई। और दूसरा जाहिर है राजा साहब ये भी पूछ रहे हैं कि रात 2 बजे क्यों आपने इतनी जल्दी में क्यों ये 26वीं यानी तरमीम को पास करवाया और रात गए तक इजलास जारी रहा, तो इस पे थोड़ा बताइए।
देखिए, बड़े अच्छा किया कि आपने जरा अपने पीटीआई के मेहमान को ना थोड़ा याद दिला दिया कि किस तरह से बानी से सबको झाड़ पड़ी थी। और उन्होंने कहा था तुमने शंघाई कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं रुकवाई, तुमने मेरा क्यों नहीं वहां पे जिक्र किया कि पहले मुझे रिहाई होगी तो फिर हम कोई बात सुनेंगे। देखिए, इनको ये भी याद कराते जाएं आप कि 10 मीटिंग्स हुई थी स्पेशल पार्लिमानी कमेटी की, ठीक है। इन 10 की 10 मीटिंग्स में तमाम पार्टीज बैठी हुई थी बशमूल पीटीआई के। और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था, बैरिस्टर गोहर खुद बैठे हुए थे, ये साथ साथ चले हैं, साथ साथ इन्होंने कहा कि जी जो जेयूआई का मुसवदा है हम उनके साथ खड़े, वो जहां पे खड़े होंगे हम उनके साथ खड़े होंगे। उसके बाद जनाब गवर्नमेंट ने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया, सारा बहुत, इसीलिए टाइम लिया। मौलाना साहब ने कहा मुझे और टाइम चाहिए, उनका जी और टाइम देते हैं। उन्होंने कहा ये निकाल दें, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ना बनाए, आप बेंच बना दें, वो कर दिया। सारा कुछ कर करा के जब एक कंसेंसस हो गया तो फिर जनाब साहब ये फरमाते हैं पीटीआई वाले गए बानी साहब के पास और यू टर्न लेके इन्होंने कलाबाजी ली और मौलाना साहब हमारे साथ हैं और ये भाग गए। इन्होंने कहा कि जी हम मैं ना मानूं, इसलिए क्योंकि खान है तो पाकिस्तान है, इनकी तो रेड लाइन है ही खान, उसके अलावा तो इनको नजर ही कुछ नहीं आता है। तो इन्होंने अच्छा खासा साथ मिल के, और अभी भी ये देखें हर असेंबली में बैठे हुए मुराद भी ले रहे हैं, ये चेयरमैन भी बन रहे हैं स्टैंडिंग कमेटीज के, इनके पास गाड़ियां भी हैं, हर चीज है। ये नहीं चाहते कि बानी साहब बाहर आए, वो उनके तो मौजें लगी हुई सारों की। आपको पता है वैसे भी लॉयर्स ने हाईजैक कर लिया इस पार्टी को। अब वो पता नहीं कौन सी डील करके तो अलीमा खान और मुर्शिद साहिबा निकली है बाहर। अब लेट्स सी के वो बंदरबाट में किसके हिस्से में। अच्छा राजा साहब, वाकई कोई डील वील का कोई ये बड़ा शोर है इस चीज का कि कोई डील वील हो चुकी है या किसी डील के नतीजे में बाहर आई बुशरा साहिबा और अलीमा खान साहिबा जो है वो, तो इस हवाले से वाकई में कोई डील हुई? तो मुझे समझ नहीं आ रही कि पानी हमारे हैं, पीटीआई के से उनका ताल्लुक है, और मेरी बहन को ये पता चल गया कि हमें झाड़ पिला दी। शंघाई कॉन्फ्रेंस की इनकाद के ऊपर जो है ना हडल्स क्यों नहीं कायम की? मतलब ये नून लीग क्यों के मोहब्बत हमसे रखती हैं, हमारे बानी की ये एक एक खबर रखती हैं, माशाल्लाह प्यार तो इनको भी बानी से है। अब ये तो खबरों में आया है, मैंने क्या खबर अब खबरों में नहीं आया ना, जिस तरह आपने इज़हार किया है उससे तो ये लग रहा है कि आपके पास माशाल्लाह देर की गई खबर है। आपने ये जवाब नहीं दिया कि रात के 2 बजे बिल पेश करने की क्या जरूरत पेश आई थी? आप हमारी डील को छोड़े ना, हमारी डील होगी तो मंजराम पे आ जाएगी। रात 2 बजे बिल पेश करने की क्या जरूरत पेश आई थी? जवाब दे देना, उसका जवाब दे देना प्लीज। उस्मा साहिबा, वैसे एक बात है, हुकूमत में तो आप हैं, फिर डील किससे जारी है, डील किससे की जा रही है? क्योंकि बकौल आपके जाहिर है हमने भी देखा कि रिलीफ तो मिल चुका है, इन्हें रिलीफ मिला है इन्हें। बस यही तो सवाल हम पूछ रहे हैं कि डील भी करते हैं और फिर आगे से डिनाई भी करते हैं। आप डील को एक्सपोज करें ना, आप डील को एक्सपोज करें, आप जुमला बातें ना दें, आप डील को एक्सपोज करें। हमने क्या डील दी है हमें बताएं। सारी उम्मीदें जो है ना वो पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान चले आपकी तुम्हारी बैठी हुई है। अच्छा, आपने पाकिस्तान से, अच्छा उस्मा साहिबा, आपने पाकिस्तान से बाहर की बात की, पाकिस्तान से बाहर की बात की, तो अभी जी एक मिनट, एक सवाल मुझे रखने दीजिए कि पाकिस्तान से बाहर की बात की, डील की, तो अभी ये कहा जा रहा है रिपब्लिकन्स आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, तो क्या ओथ लेने के बाद कोई किसी किस्म की तब्दीली नजर आ सकती है हमें मंजरनामे पे, सियासी मंजरनामे पे? उस्मा साहिबा देखें, ये हमें देखें, आपने जुल्फी बुखारी की ट्वीट नहीं पढ़ी? वो कहते हैं कि जी अब ट्रंप आ गए और अब मैं और पाकिस्तान में भी ऐसे मुतअद्दिद रहनुमा हैं पीटीआई के जिन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं। मैं बेटी से बात करूंगा और मैं उनको बताऊंगा कि कितनी जबरदस्त ज्यादती हो रही है, और वो उनसे मैं पूरी, अच्छा फिर रऊफ हसन ने भी यही बात की, शिबली फराज ने भी यही बात की। तो इनकी तो देखिए ना, आपने किस कांग्रेसमैन के पांव ये नहीं पड़े, किस सेनेटर के पांव ये नहीं पड़े, और कहां से ये रेजोल्यूशन लाए कि वो जी पाकिस्तान में ये हो रहा है। पाकिस्तान क्या बना उस रेजोल्यूशन का जो कांग्रेस से ये लेके आए? कांग्रेस मुल्क है, हम इंडिपेंडेंट मुल्क है, कोई हमारे में इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये इनको समझ आ जानी चाहिए। ये पहले सीएम पंजाब गए, गले में खराश आ गई, लंदन चले गए। यस हो गया है।
अब इनकी जो है, अब सही। इनकी हम अमेरिका के अच्छा गुलाम अच्छा, हैं, बैरिस्टर हम अली अमेरिका ताहिर के साहब, पाँव पड़ बैरिस्टर रहे अली ताहिर हैं, साहब काफी हम टाइम से, आपके पाँव काफी पड़ वक्त से रहे वो हैं, खामोश दोबारा बैठे हैं। हमें, दोबारा जी हमारी उस्मा साहिबा, मदद आपका पॉइंट आ गया, करें। आपका पॉइंट आ गया। Absolutely, yes, अच्छा so बैरिस्टर साहब, ये बताइए आप कि हमने देखा कि पाकिस्तान के मंजरनामे पे सियासी अदम इस्तेकाम तो है ही, लेकिन कुछ पिछले थोड़ा सा माजी करीब की बात करें तो कुछ ऐसे इक़दाम किए गए कि जुडिशरी पे हमने देखा कि अदम इस्तेकाम नजर आता है। तो ये आपको चलता हुआ नजर आता है, क्योंकि ये लाजिम व मलजूम सा नजर आता है हमें सियासी मंजरनामे के साथ। तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि क्या ये थम सकता है, रुक सकता है, या ये मजीद बढ़ सकता है? जी देखिए, मैं चुप इस वजह से था चूंकि आप आगे मूव फॉरवर्ड कर गए थे, तो एज एन एक्ट ऑफ डिफरेंस मैं चुप कर गया था। और मामला कुछ इस तरह से है कि मैं एक वकील हूँ, आपने मुझे अपने शो में बुलाया, इज्जत दी, थैंक यू वेरी मच। मैं भी आपके शो में आया, मैंने उस इज्जत को रेसिप्रोकेट किया। तो थोड़ा सा जरा आप प्लीज उसको देखा करें कि आपके जो बाकी मेहमान हैं वो जो गटर लैंग्वेज यूज करते हैं, मैं उसको सेम पॉइंट में रिप्लाई नहीं कर सकता। मैं तमीज से, शाइस्तगी से बात नहीं करना बिल्कुल चाहता हूँ। बिल्कुल, जो कुछ कहा गया ये तो मैं सबके लिए, उसको ये इग्नोर कर सबके देता लिए। हूँ, लेट्स लीव इट आउट ऑफ द विंडो, लेट्स थ्रो इट आउट ऑफ द विंडो। बट परहैप्स अगर अगली दफा कोई इस तरह की बात करे तो आप फिर कोई और बंदा उनके, यानी वो मेरे साथ कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बंदा बिठा लिया करें, नहीं उनके साथ कोई चीजें पर्सनल किसी बिठा के लिया साथ करें। कुछ नहीं है बैरिस्टर भाई साहब, साहब, पर्सनल हम भी किसी के साथ पार्लियामेंट कुछ में नहीं बैठे है। हुए हैं, हम भी पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, देखिए हम अब दोबारा शुरू हो गई है। हम भी एक अच्छा अच्छा, उस्मा साहिबा, फिर हमें काम नहीं है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे चुकी हैं, बैरिस्टर साहब को बात करने दीजिए। करें, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं कि बाकी सारे हकीर हैं, उनकी कोई वक़्त उनको वैल्यू नहीं बताएं है। ये पार्लियामेंट में नहीं है, पार्लियामेंटरी नहीं है ये, आप हैं जिनको इनको आईन जरा भी बताएं आता है, प्लीज, आपको कानून भी आता है, उनकी पढ़े मैनेज के लिए लिखे ठीक करें। आप हैं, हम तो जाके I can't बात reply to you in the करें। same हम कौन coin. है I'm खाम का अच्छा पार्लियामेंट मुशीर है ये भी, उस्मा कारदार साहबा मुशीर तो है ना, ये जाहिर है नई कानून साजी के मुताबिक ये बैठ सकती हैं, और जाहिर है एक पार्ट तो है ना, पाकिस्तान की सियासत का एक हिस्सा तो है, लेकिन सारे काबिले एहतराम है हमारे लिए, चाहे वो पार्लियामेंटेरियन हो, चाहे वो कानूनदान हो, सियासतदान हो, सब। मैं मुशीर हूँ वजीर आला की, मैं एमपीए हूँ अकॉर्डिंग टू द आइन। What do we do about it? If you are the advisor, what do we have to do about it? Let me talk. This is my turn. No, why are you degrading? अच्छा बात करने दे, अच्छा बैरिस्टर साहब को तो बात करने दे, बैरिस्टर साहब को। अच्छा राजा साहब, आप बात कर चुके हैं, आपका पॉइंट आ चुका है। उस्मा साहिबा आपका भी पॉइंट आ चुका है, बैरिस्टर साहब को बात करने दे। हमारे पास टाइम मुख्तसर है, वक्त मुख्तसर है। Keep quiet. Let me talk. This is my turn. Which you think is very नहीं राजा साहब, राजा साहब नहीं पर्सनल नहीं। उस्मा साहिबा आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ चुका था, आप बात करने दे, बैरिस्टर साहब बात कर रहे थे, आपने दोबारा से। अच्छा राजा साहब, बैरिस्टर साहब को तो बात करने दें। Let me talk. Let the people judge. We are sitting there and we legislate and we are legislators. We are legislators, okay? अच्छा बात करने दें, बैरिस्टर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू तो आने दें। When you are a legislator or an advisor, I've been invited into a program. Let me speak. अच्छा बात तो करने दें जी, कैरी ऑन आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। मामला इस तरह से है, आपका जो सवाल है वो बड़ा रेलिवेंट है। मामला इस तरह से है कि अनलेस आपके मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल स्टेबिलिटी होगी, चीजें आगे नहीं बढ़ने वाली, ना आपकी इकोनॉमी चलेगी, ना आपकी गवर्नेंस सही तरीके से चल सकेगी। ये तमाम चीजों को बैठ के परहैप्स हमें अब ये एट अ टाइम हमें अपनी जो हिस्ट्री है उससे सीख लेना चाहिए। ये टेन्योर्स के साथ हम 90s की दिहाई में बहुत खेल चुके हैं, सीनियोरिटी प्रिंसिपल के साथ 90s की दिहाई में हम बहुत खेल चुके हैं। सबकी ये ख्वाहिश रही है, बेशक वो पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, कि वो अपने जजेस को लेकर आए, और उनको ऐसे लगता था कि शायद उनसे उनकी हेल्प होगी। मगर सजाद अली शाह की सूरत में आपने देखा कि उन्होंने पहले पीपल्स पार्टी की असेंबली को जब तहलील किया उसको भी अपहोल्ड किया, और फिर जब नवाज शरीफ की असेंबली को तहलील किया उसको भी अपहोल्ड किया। इसी तरह ख्वाहिश ये थी नवाज शरीफ साहब की कि मुशर्रफ आएंगे तो शायद हमें कुछ नहीं कहेंगे, या बाजवा साहब आएंगे हमें कुछ नहीं कहेंगे, तो फिर मियां साहब तारीख गवाह है कि बिल्कुल जिसे पिक एंड चूज किया गया डेफिनेटली
उसी का रिएक्शन सामने आया। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, उस्मा कारदार साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, उसके बाद राजा अजहर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और बैरिस्टर अली ताहिर साहब सीनियर कानूनदान। आप तमाम मेहमानान का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम के इस हिस्से में। हम बात करेंगे भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम को पाकिस्तान ना भेजने के फैसले से आईसीसी को बाकायदा आगाह कर दिया है। भारतीय बोर्ड का कहना है कि मोदी हुकूमत ने टीम को पाकिस्तान ना भेजने का मशवरा दिया है। कहा यह जा रहा है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल के तहत होने का भी इम्कान मौजूद है, लेकिन इस हवाले से अभी तक कोई फाइनल डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से सामने नहीं आया। हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद हैं शाहिद मजीद साहब। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि अब हाइब्रिड की जानिब जो है पाकिस्तान जा सकता है, नहीं जा सकता? पाकिस्तानी टीम ने एक तरफ बहुत अच्छा मोमेंटम पकड़ा हुआ है, कल मैच भी होने जा रहा है, दूसरी तरफ इंडिया ने एक हटधर्मी अपनाई हुई है और सियासत को इन्वॉल्व कर रहे हैं क्रिकेट में। तो अब क्या होने जा रहा है, व्हाट टू नेक्स्ट? जी फराज साहब, बहुत शुक्रिया। असल में ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि ये बहुत बड़ा इवेंट था पाकिस्तान के लिए। 1996 के बाद पहली बार पाकिस्तान एक ग्लोबल इवेंट जो है मुनक्किद करवाने जा रहा था, और भारत की हटधर्मी की वजह से लग रहा है कि ये यहाँ नहीं हो पाएगा। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास दो ऑप्शन है। या तो पहला ऑप्शन ये है कि आप जैसे आपने एशिया कप किया था, आप हाइब्रिड मॉडल पे चले जाएं, आप इंडिया के मैचेस दुबई में करवा लें, या फिर दूसरा मॉडल ये है कि आप कम वक्त में आप कहेंगे हम लोग यहीं पे करेंगे, इंडिया आता है नहीं आता है हम उससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन चूंकि ये एक आईसीसी इवेंट है और पाकिस्तान से भी उसका होस्ट है, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के पास ये लग्जरी नहीं है कि वो इंडिया के बगैर ये इतना बड़ा आईसीसी इवेंट करवा सके, क्योंकि इंडिया के बगैर ये एक नॉन स्टार्टर है। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि इंडिया के बगैर ये टूर्नामेंट नहीं हो पाएगा। दूसरी सूरत ये है कि आईसीसी ये टूर्नामेंट कहीं और मुंतकिल कर दे और पाकिस्तान उसका बाइकआउट कर ले। ये भी एक सिग्निफिकेंट पाकिस्तान के पास एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि पाकिस्तान के बगैर भी ये टूर्नामेंट जो है वो कामयाबी के साथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस और पाकिस्तान का होना उसमें ये आईसीसी के लिए बहुत जरूरी है। जो वहाँ के जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। तो अब ये गेम जो है वो पीसीबी के कोर्ट में है कि वो क्या करते हैं। मेरे ख्याल से पीसीबी वही करेगा कि एशिया कप की तरह वो हाइब्रिड मॉडल पे ही जाएगा आखिर में, लेकिन पीसीबी इसका स्टैंड ले सकता है। अगर पिछले साल अच्छा शाहिद साहब, ये बताइए कि कोई सिफारती सतह पे कोई कोशिशें हो सकती हैं, कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद है कि इंडिया को कोशिश की जाए, कन्विंस किया जाए कि सियासत को और खेल को अलग अलग करें? क्या पाकिस्तान इसमें अपना कोई रोल प्ले करने की कोशिश करेगा? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से हुई भी होंगी, क्योंकि आप देखिए ये अपने नाजरीन को ये जरूर बताइए कि ये कोई आम इवेंट नहीं होना था। इसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक बहुत ही बेहतरीन इमेज जाना था, और उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी थी। एक ग्लिम्स में आपको दे सकता हूँ कि 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया के अंदर तकरीबन $1.4 बिलियन की इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है। ये क्रिकेट की अर्निंग के अलावा मैं आपको बता रहा हूँ। तो पाकिस्तान में तकरीबन 300 से 400 मिलियन डॉलर की एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी थी, बाहर से लोगों ने आना था, ब्रॉडकास्टर्स ने आना था, इंटरनेशनल टीमों ने आना था। एक पाकिस्तान का पूरी दुनिया में एक जो ग्लोबल इमेज है वो बहुत बेहतर होना था। तो मेरे ख्याल से कोशिश तो की गई होगी, और अब भी हमारी जो है ना जो हमारी हुकूमत है इसको कोशिश करनी चाहिए। अगर ये इवेंट पाकिस्तान में हो गया तो ये पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो जाएगा, और हमें अफसोस है कि ये नहीं हो पा रहा, लेकिन ये कि होना चाहिए। सही। अच्छा, पाकिस्तान की अपनी तैयारी के बारे में थोड़ा सा बताइए। पाकिस्तान की टीम ने बड़ा अच्छा कमबैक किया, लास्ट मैच में हमने देखा जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कल भी मैच होने जा रहा है, तो पाकिस्तान के पास भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो सीरीज जीत सकते हैं एक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर। तो पाकिस्तान की जो तैयारियां हैं, जो स्ट्रेटेजी है, ये आपको कैसी नजर आई? जी देखिए, पहले 2 मैचेस में तो पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही है कि पाकिस्तान की जो खामियां हैं वो हमें नजर नहीं आई हैं, क्योंकि बॉलिंग इतनी अच्छी हो गई, 20-25 ओवर में मैचेस खत्म हो गए जो है ना। और लेकिन ये कि हमारे पास जो पिछले 2 मैचेस में जो खामी हमने देखी है कि वो हमारे पास सिर्फ 4 बॉलर खेले हैं, 5वां हमारे पास बॉलर नहीं था। अगर मैच जो है वो 50 ओवर तक खींच जाता तो 5वां बॉलर जो है ना पाकिस्तान उसको मिस करता। तो मेरे ख्याल से कल के मैच में पाकिस्तान को 5वां बॉलर खिलाना चाहिए, और एक ऑलराउंडर खिला दें, या आप किसी एक बैट्समैन की जगह एक स्पिनर खिला सकते हैं। और बाकी ये कि पाकिस्तानी बॉलर्स की फॉर्म बहुत अच्छी है, बैट्समैन की फॉर्म भी दूसरे मैच में हमारे ओपनर्स ने बहुत अच्छा खेला है। बाबर आजम भी टेस्ट में नजर आ रहे हैं, और उम्मीद की जा सकती है कि कल का मैच जो है वो पाकिस्तान जीतकर बिलाखिर 2002 के बाद
ऑस्ट्रेलिया सरजमीन पर दूसरी सीरीज जीतने में कामयाब हो जाएगा। बिल्कुल, ये तमाम ये पाकिस्तानी कौम की ये दुआ भी है, ख्वाहिश भी है कि पाकिस्तान कल बहुत अच्छी क्रिकेट खेले जैसा लास्ट मैच में हमने देखा है, और पाकिस्तान सीरीज देकर एक बड़ी अच्छी और क्रिकेट के हवाले से बड़ी बेहतरीन ये कामयाबी हो सकती है कि ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर अगर यंगस्टर्स जो हैं वो शिकस्त देते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को। दूसरी तरफ इंडिया को ये चाहिए कि सियासत और खेल को अलग अलग रखे, पाकिस्तान सिफारती सतह पे कोशिश करे कि इंडिया को कन्विंस करे, और इंडिया को चाहिए कि पाकिस्तान में आकर क्रिकेट के लिए, खेल के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें। शाहिद मजीद स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज के प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा। फरहान रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।